सी हमारा फिनिश हो चुका था, तो हमें आज EM वेव स्टार्ट करना, राइट? यस ओके फाइन। सर, ये चैप्टर 2 क्लास में खत्म होगा सर? एक क्लास में खत्म कर दूंगा मैं। ओह, फिर तो बहुत अच्छा। आज ही खत्म कर दूंगा मैं। ओके सर। ओके चलो फाइन। सो लेट मी स्टार्ट EM वेव। ओके सर। तो आई गेस कि बेसिक बेसिक बातें, असल में क्या ना, ये चैप्टर 2-3 क्लास का था, लेकिन क्योंकि मेन जो टॉपिक था, स्टार्टिंग का जो लंबा टॉपिक था, वो था डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो टॉपिक रिमूव हो चुका है, तो हमारे लिए फिर ये छोटा चैप्टर बन गया अब। ठीक है, ओके सर। EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ बेसिक बेसिक बातें पहले हम कर लेते हैं जरा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले जितनी भी टाइप की वेव्स थी हमारे पास, वो अलग अलग कैटेगराइज थी, और जिसमें से कुछ कॉमन वेव के बारे में शायद हम जानते भी हैं, तुम्हें पता भी होगा कि एक वेव है जिसके अंदर पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करती हैं। वेव का नाम बताना है आपको। हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करती हैं एंड दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये कौन सा वेव है? विच वेव इट इज जिसके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? हाँ, नहीं पता आपको? नहीं, ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसा वेव है जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। कुछ ऐसे भी हमारे पास वेव है जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पार्टिकल्स वाइब्रेट वर्टिकली, and the wave propagates horizontally. This is direction of propagation, and this is the vibration of particles. ठीक है? यस। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, ऐसे वेव No, को कहते हैं sir. हम लोग, हाँ, ऐसे वेव को कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? लॉन्गिट्यूडनल वेव का कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? रस्सी। क्या? रस्सी? हाँ ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। यह सबसे बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। रस्सी। Sound wave. Sound wave is a longitudinal wave in which the particles vibrate parallel to the direction of propagation. Okay. Transverse wave का एग्जांपल बताइए। यस। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल बताइए। ट्रांसवर्स वेव वाटर। हाँ, वेव ऑफ वाटर, करेक्ट है। रिपल्स इन वाटर, वेरी गुड। और लाइट वेव, लाइट वेव, लाइट वेव। लाइट वेव, रिपल्स, पानी के रिपल्स इस तरीके से फ्लो करते हैं ना। यस। हाँ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ये किनारों की तरफ एक्सटेंड करते हैं
और ये रिपल्स का मूवमेंट है, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स वर्टिकली लाइक दिस वर्टिकली वाइब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा, अच्छा इसमें इन दोनों से हमें एक अंदाजा होता है कि द पार्टिकल्स मस्ट वाइब्रेट, चाहे वो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करे तब वेव प्रोपगेट करेगी, या वर्टिकली वाइब्रेट करे तब वेव प्रोपगेट करेगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अराइज तब होता है कि कोई ऐसा भी वेव है क्या जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट ही नहीं करते हो, या फिर जहां पे पार्टिकल्स नहीं हो वहां भी वेव प्रोपगेट हो सके। अगर आप एनालाइज करो, अगर आप देखो, गौर से सोचो, तो सन से अर्थ तक जो लाइट रे पहुंचती है, क्या हर वक्त लाइट रे पार्टिकल्स के बीच से क्रॉस करती है? नहीं। एटमॉस्फेयर के बाहर जो मेजॉरिटी स्पेस है उसके अंदर तो पार्टिकल्स ही नहीं है। सन के और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर का जो बीच का जो स्पेस है उसमें तो पार्टिकल्स ही नहीं है, लेकिन लाइट फिर भी सन से अर्थ तक पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि लाइट वेव एक ऐसा वेव है जिसका नेचर ये भी है कि बिना पार्टिकल के भी प्रोपगेट हो सकती है। अगर पार्टिकल है तो ठीक बात है, नहीं है तब भी प्रोपगेट हो सकती है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, उन्होंने बोला कि ऐसे वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, और ऐसे वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपगेट होती है, इसीलिए इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उनके परपेंडिकुलर वाइब्रेट प्रोपगेट हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, तो फर्स्ट वी नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ईएम वेव एंड देन वी विल डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए इस चैप्टर के अंदर ना 2-3 डेरिवेशन है और प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव है, बस इतना ही है, इसके अलावा कोई सवाल आता नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, आपको उतना पढ़ा देंगे, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ओके सर। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होता है? When electric field is perpendicular to magnetic field and the wave propagates perpendicular to both, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और उन दोनों के परपेंडिकुलर वेव प्रोपगेट करे, वेव propagates perpendicular to both, this type of wave called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। Yes. एंड मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव प्रोपगेट्स परपेंडिकुलर टू बोथ। लाइक मैं मैग्नेटिक फील्ड को इधर बनाता हूं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और वेव कुछ यूं प्रोपगेट हो रही है। Yes. लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा y एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड आपका z एक्सिस पे है, और वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑन z एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन ऑन y एक्सिस, magnetic field is given on z axis, and EM wave propagates perpendicular to both on the x axis। ठीक है बेटा? Yes. कोई दिक्कत नहीं Yes, है? ओके। No sir. We have to understand EM wave spectrum। EM वेव के अंदर कौन कौन से वेव आते हैं? जैसे विजिबल रेस के अंदर 7 कलर्स थे ना विवग्योर, वैसे ही EM वेव का भी स्पेक्ट्रम है।
बहुत सारे वेव ये वेव के अंदर आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के परपेंडिकुलर एंड वेव प्रोपेगेट्स परपेंडिकुलर टू बोथ। नाउ आपने मैक्सिमम का सुना होगा, द फर्स्ट इज रेडियो वेव। रेडियो वेव is an electromagnetic wave. Second is microwave. Microwave is also an electromagnetic wave. Third is infrared wave. मैं सीक्वेंस में क्यों लिख रहा हूं, ताकि हमें कुछ याद करना है इन सीक्वेंस से। Infrared waves, it is also an electromagnetic wave. Next is visible rays, visible spectrum, ठीक है। Next is ultraviolet rays, UV waves, ultraviolet waves. Next is X-rays. Next is gamma rays. Y नहीं, gamma है. Yes. Not Y, it is gamma. ये सारे EM वेव्स हैं, सारे ये EM वेव स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब मैंने इस सीक्वेंस में लिखा तो का मतलब होगा, मतलब ये है कि रेडियो वेव एक ऐसा वेव है जिसकी सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये होगा कि गामा रेस की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा? यस। हमें पता होता है कि स्पीड ऑफ एनी वेव इज इक्वल टू होता है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। इट मींस इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, lambda will increase, and if you decrease the frequency, yes, lambda will decrease. If you decrease the frequency, lambda will decrease. ठीक है बेटा? It means जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसका वेवलेंथ, लैम्डा बोले तो वेवलेंथ, जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। ठीक है? और जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसका वेवलेंथ मिनिमम होगा। मिनिमम वेवलेंथ होगा। ठीक है? यस। इसका नियरली होता है, इट इज लेस देन 0.1 मीटर वेवलेंथ होता है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर, एंड इसका वेवलेंथ होता है लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है? मतलब आपको टेबल याद करना पड़ेगा। यस। टेबल मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ क्या? रुक जाओ, देखने दो। एक मिनट। लेट मी चेक, क्या मैं यहाँ कॉपी कर सकता हूँ? नहीं, कॉपी नहीं कर पाऊंगा शायद, नहीं कर पाऊंगा कॉपी, मुझे लिखना पड़ेगा फिर है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो, देखिए रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इट इज लेस देन 3 × 10⁹ हर्ट्ज। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज फ्रॉम 3 × 10⁹
टू 3 into 10^11 हर्ट्ज। माइक्रो के बाद इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रॉम 3 into 10^11 to 4 into 10^14। नेक्स्ट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। ये तो आपको पता होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। 4 into 10^14 से 7.5 into 10^14 हर्ट्ज। विजिबल के बाद आता है यूवी रेस। यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 into 10^14 to 3 into 10^16 हर्ट्ज। एंड यूवी के बाद होता है एक्स रेज। तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3 into 10^16 से 3 into 10^19 हर्ट्ज। एंड गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3 into 10^19 से ग्रेटर। सारी फ्रीक्वेंसी गामा रेज में आती है, ठीक है। वेवलेंथ। वेवलेंथ, रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है इट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर। 1 मीटर यानी कि 0.1 से 10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं इसको, किताब में कई बार 10 सेंटीमीटर भी लिखा होता है। एंड ये 0.1 से लेकर के सेंटीमीटर में लिख देता हूं मैं। ये 10 सेंटीमीटर एंड ये 10 सेंटीमीटर से लेकर के 0.1 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर तक, यानी कि 0.1 नैनोमीटर है। इसको लिख सकते हो 0.1 नैनोमीटर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, मिलीमीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। और ये होगा 0.1 से 0.10 100। हम्म 0.001, ठीक है, मीटर। नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लिखना है ना। इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो होती है वो होती है 1000 सेंटीमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। और ये होती है विजिबल रेज की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होती है वो होती है 700 से 400 तक, 700 to 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूवी रे की जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, ठीक है। और इसके बाद फिर ये होता है 10 से 0.01 नैनोमीटर तक, और ये होता है लेसर देन 0.01 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। याद रहेगा ये। विजिबल रेगा कम से कम तो याद होना चाहिए, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, ठीक है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है बेटा? 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, पता है ना आपको? यस सर। हाँ, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे गौर से तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर्स होते हैं ना, विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर। ये उल्टा होता है, ऐसा ही होता है, नीचे से ऊपर लिखते थे, याद करो जब आपने प्रिज्म पढ़ा होगा क्लास 10th में। यस। रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ मिनिमम होता है, ठीक है। और ये वेवलेंथ होता है करीब करीब 700 नैनोमीटर, या कई बार किताब में लिखा था 7000 एंगस्ट्रॉन,
1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा है ये, या फिर 7 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉन, मतलब 4 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है बेटा। यस तो आप अगर यहाँ पे देखोगे विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या हो गया, VIBGYOR, और इसका जो वेवलेंथ है मैक्सिमम है, और इसका वेवलेंथ मिनिमम है। तो आप देखो रेडियो से जब हम गामा पे पहुंच रहे हैं तो वेवलेंथ घट रही है ना, मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है ना। तो देखो इसमें भी रेड से वॉलेट यस मिनिमम हो रहा है ना। यस ठीक है, वेरी गुड। इसमें एक और सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है कि इनके एप्लीकेशंस लिखने को आते हैं। रेडियो वेव कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोवेव कहाँ यूज करते हैं, इंफ्रारेड कहाँ यूज करते हैं, विजिबल रेज कहाँ यूज होता है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इन सब के यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, रेडियो वेव का एप्लीकेशन तो आप क्लियरली समझ जाओगे। रेडियो ट्रांसमिशन में आप जो रेडियो सुनते हो 92.7 और 92.7 क्या बिग एफएम है ना, बिग Yes. एफएम, 93.5 रेड एफएम है ना, 98.3 क्या है, रेडियो मिर्ची है ना। तो ये जो रेडियो चैनल्स हैं, ये चैनल्स 92.7 नाम क्यों है, 92.7 बेसिकली वो नाम नहीं है, बिग एफएम नाम है, 92.7 वो फ्रीक्वेंसी है उसकी, 92.7 मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो रेडियो waves are used for the transmission of रेडियो चैनल्स, या फिर टेलीविजन पे जो आप टीवी पिक्चर देखते हो, जो टीवी का ट्रांसमिशन हो रहा है एंटीना के थ्रू, वो भी रेडियो वेव पे होता है। सैटेलाइट ट्रांसमिशन रेडियो वेव पे होता है। तो रेडियो वेव के एप्लीकेशन क्या क्या लिखोगे, टेलीविजन में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर लो। माइक्रोवेव का एप्लीकेशन क्या लिखोगे, माइक्रोवेव कहाँ, माइक्रोवेव आपके घर में कुकिंग में, यस खाना गर्म करते हैं ना माइक्रोवेव से, यस तो उसके अंदर, हाँ माइक्रोवेव, उसके अंदर माइक्रोवेव यूज होता है, ठीक है। कुकिंग में लिख सकते हो माइक्रोवेव का यूज है। माइक्रोवेव का यूज कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी है। आपका जो रडार वगैरह होता है ना, रडार जो सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं रडार, तो रडार ट्रांसमिशन में जो कम्युनिकेशन होता है रडार टू दी सैटेलाइट्स, वो रेडियो माइक्रोवेव में ही होता है, वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे ही होता है, ठीक है। इंफ्रारेड कहाँ यूज, क्या बेटा, मोबाइल में हाँ मोबाइल ट्रांसमिशन में भी माइक्रोवेव यूज करते हैं, सही बात है। मोबाइल सैटेलाइट ट्रांसमिशन में भी रेडियो वेव भी यूज होता है, माइक्रोवेव भी यूज होता है, ठीक है। इंफ्रारेड कहाँ यूज करते हैं, इंफ्रारेड मेनली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। शॉर्ट रेंज, जहाँ पे हमें कम दूरी तक ट्रांसमिशन करना हो तो वहां पे इंफ्रारेड, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, इसलिए सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, इसलिए वेवलेंथ इसका जो है कम है, इसलिए वेवलेंथ कम है इसलिए, ठीक। तो शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन के लिए हम इंफ्रारेड यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में जो हम सिग्नल भेजते हैं वो भी इंफ्रारेड ही होता है। लेजर टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर में जो लेजर लाइट भेजते हैं वो भी इंफ्रारेड ही होता है। तो लेजर टेक्नोलॉजी में भी इंफ्रारेड, ये टीवी कंट्रोल, ये जो रिमोट माउस, रिमोट में आप रिमोट का बटन दबाते हो तो वो लाल जलता है ना, एलईडी जलती है ना, यस हाँ, तो वहां भी जो ट्रांसमिशन है वो भी, कम्युनिकेशन है वो भी तुम्हारा इंफ्रारेड वेव ही है। तो टीवी कंट्रोल, सिक्योरिटी सिस्टम, इन सब में इंफ्रारेड वेव ही यूज करते हैं। विजिबल रेज कहाँ यूज करते हैं बेटा, विजिबल रेज आपके विजन के लिए है, फोटोग्राफी में विजिबल रेज यूज होते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे कहाँ यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे का जो सबसे बेस्ट यूज है वो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूवी रेज का यूज करते हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एक्सरे का यूज कहाँ है, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल एक्सरेज निकालने के लिए। गामा रेज का कहाँ यूज है, गामा रे का सबसे बेस्ट जो यूज है वो है डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट,
कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम गामा रेज का ही जो यूज करते हैं। कैंसर के लिए जो टेस्ट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट का नाम क्या है कैंसर का जो टेस्ट है, बायोप्सी क्या बोलते हैं, आई गेस बायोप्सी बोलते हैं। तो उसमें हम गामा रेज ही यूज करते हैं। ठीक है, यस नोट कर लिया आपने या लिखना पड़ेगा मेरे को? नोट कर दिया सर। कर लिया ना? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नोट करना है ना। ओके चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, 8-9 प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव कोशिश करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए, हो जाना चाहिए होपफुली। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव। प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव, देखो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में वेव चैप्टर पढ़ा है ना, वेव। तो वेव इक्वेशन क्या था बेटा, वेव इक्वेशन क्या था, याद है? याद नहीं है? चलो जब तक सोचो, जब मैं वेव का प्रोपेगेशन बताता हूँ। ये वेव कैसे प्रोपेगेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है, परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है, ये y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, z एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है और x एक्सिस पे ये वेव प्रोपेगेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन y एक्सिस, magnetic field on z axis and EM wave propagates on x axis। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो। सर पहले वाला एक बार थोड़ा स्क्रीन सर। अच्छा दिखाता हूँ, एक मिनट, वेट। डन सर। डन, ओके। इक्वेशन ऑफ ई वेव, वेव का इक्वेशन, हाँ बेटा बोलिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है सर, वो परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है इसलिए। हाँ, propagation of EM wave, the wave propagates perpendicular to electric and magnetic field, this is the first property। यस। ठीक है, सेकंड इज इक्वेशन ऑफ EM wave, हमें पता है ना वेव का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स पढ़ा था वेव चैप्टर में। हाँ, y क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, a इज एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओमेगा टी, ओमेगा क्या बेटा, ओमेगा क्या है, एंगुलर, वेरी गुड, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। यस। हाँ, के क्या है बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेव कांस्टेंट, वेव वेक्टर है। और के इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ। ये सब 11th में पढ़ना था, शायद आपको याद है, इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया, मेंशन कर दिया। अच्छा, ओमेगा टी माइनस के एक्स होल क्या है ये पूरा, थीटा, बोलो। फेज है ये, फेज है ये। ठीक है, तो क्योंकि हम ईएम वेव पढ़ रहे हैं और ईएम वेव इज आल्सो काइंड ऑफ वेव, तो ईएम वेव को भी वेव का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। सो इसी तर्क पे सिमिलरली we can write
E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड एक्स वाई एक्सिस पे था तो जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस पे था तो के कैप। ठीक है, यहाँ पे ई नॉट क्या है, ई नॉट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई नॉट एंड बी नॉट, these are the peak values of electric field and magnetic field। ठीक है, अच्छा याद करो, एसी वेव अभी जस्ट पढ़ के आप आए हो, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आपने पढ़ा होगा दैट आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, होता नहीं होता? Oh yes, हाँ, एंड वी आर एम एस कितना होता है बेटा? V naught upon root 2 हाँ, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। voltage। हाँ, सेम तर्क पे, क्योंकि एसी भी क्या है, एक वेव है ना? Yes, ऑल्टरनेटिंग करंट भी एक वेव है, एग्जैक्टली। तो ये वाला भी सेटिस्फाई करना चाहिए ईएम वेव के लिए, तो ईएम वेव के लिए लिखेंगे ई आर एम एस, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू, एंड मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन रूट टू। sir, electric field और magnetic field wave की हाँ, तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक आप जब एसी वेव पढ़ते हो, एसी वेव जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो एसी वेव में आपने फेजर डायग्राम बनाया होगा, yes sir, बनाया था ना, yes, करंट और वोल्टेज के बीच में। yes, हाँ, जिसमें आरएल सर्किट के अंदर, एलआर सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड करता है, और आरसी सर्किट के अंदर करंट लीड करता है। ठीक है yes, ना बेटा? हाँ, तो वैसे केस में जो आपने डायग्राम बनाया था वो किसके बीच में बनाया था? current वोल्टेज और और EMF, करंट के साथ, है ना? yes, हाँ, यहाँ पे किस में बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बन रहा है, और ये वेव है आपका, तो ये इसकी भी आरएमएस वैल्यू होगी, इसकी भी आरएमएस वैल्यू, इसकी भी पीक वैल्यू होगी, ये ई नॉट होगा, होगा नहीं होगा, बोलिए बेटा? yes, हाँ, तो बी नॉट भी होगा ना, बी नॉट, yes sir, एग्जैक्टली। तो क्योंकि ये भी एक वेव है, ये वेव भी एक वेव है, ये वेव भी एक वेव है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, वेव का इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, और ये आरएमएस वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बोलो? yes sir, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड नंबर देखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक रिलेशन मैं बताता हूं आपको, वो याद कर लेना, E इज इक्वल टू बी इंटू सी। हालांकि हमें पता है ए बी सी, यहाँ पढ़ा रहा हूं मैं ई बी सी। ई बी सी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी बोले तो, सी क्या है पता है आपको, बोलिए? आर यू हियर बच्चे? एंगमो, see the speed of light in vacuum, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second। क्लास ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 10th में, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। तो सी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4, ईएम वेव का एक और प्रॉपर्टी, दैट ईएम वेव इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर, ईएम वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये है, अच्छा बच्चे यू आर नॉट इन द मीटिंग, आप मीटिंग में नहीं थे अभी। डी चैन, ओके, हर ज्वाइन। आप मीटिंग में नहीं थे अभी, सॉरी। एंगमो, am I audible to you? एंगमो, am I audible to you बेटा? यस सर, वो लेफ्ट हो गया सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू बी सी। रिमेंबर, E इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज मैग्नेटिक फील्ड, C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। अच्छा मुझे एक बात समझाओ बेटा, कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्ट्रिंग को दो अलग अलग जगहों से इसको बांध देता हूं, ठीक है, टाइट स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के किसी भी पोर्शन को मैं अगर यहां से इस तरीके से आई मीन इसको खींचता हूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा, खींचूंगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे इस तरीके से ये वेव बना लेगा, ऐसे ही करेगा ना ये। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कि मैंने इस स्ट्रिंग के इस पार्टिकल को खींचा, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आया, या फिर यहाँ वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ गया, यहाँ पार्टिकल नीचे की तरफ आया, यहाँ पार्टिकल ऊपर की तरफ गया। तो जहां पे जो पार्टिकल्स थे वो तो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक क्या पहुंचा? क्या पहुंचा? पार्टिकल्स, मैंने किसी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, अब उसके डिस्टरबेंस की वजह से रस्सी में एक वेव बनी, उस वेव्स के वजह से दूसरे एंड पे क्या पहुंचा? पार्टिकल्स तो डेफिनेटली नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्या पहुंचा? एनर्जी पहुंचा। क्या पहुंचा? एनर्जी पहुंचता है। तो whenever a wave propagates, basically what happens, energy propagates, basically energy propagates. So if I say that EM wave is of transverse nature, it means that energy propagates in the propagation of. तो अगर आपसे पूछे कि वेव जब प्रोपगेट करती है तो क्या प्रोपगेट करता है, तो आंसर क्या? एनर्जी प्रोपगेट करती है। जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज किसी तक पहुंचती होगी, मैंने बोला तो मेरे बोलने से एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए, एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स तो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। क्या पहुंचता है? जो मैंने साउंड एनर्जी रिलीज की वो एनर्जी पहुंचती है। तो इन द प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑलवेज एनर्जी प्रोपगेट्स। In the propagation of wave, always energy propagates. Always energy propagates. Always energy propagates in the propagation of a wave, right? ठीक है बेटा। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में अक्सर आता है, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम एंड प्रेशर। मोमेंटम और प्रेशर को डिराइव करने को आता है ऑफ ईएम वेव।
दोनों रिलेटेड है इसलिए मैं एक साथ ही कर रहा हूँ। देखो बेटा, आपने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी होगी और पढ़ा होगा इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², पढ़ा था ना, कभी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, Yes. फोटो इलेक्ट्रिक, है ना? ओके अच्छा, E इक्वल टू mc² को क्या मैं E इक्वल टू m इंटू सी लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं Yes, है? sir. कोई दिक्कत। Yes. अच्छा बच्चे, आपने पढ़ा है ना कि दैट c क्या है? c इज द वेलोसिटी, है ना? Yes, sir. Like मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। velocity. Yes. क्या मोमेंटम को मैं mc भी कह सकता हूँ? बोलो, Yes, c sir. भी तो वेलोसिटी है, तो m इंटू सी कह सकते हैं। इट मींस वी कैन राइट E इज इक्वल टू p इंटू सी। p बोले तो मोमेंटम इंटू c बोले तो वेलोसिटी, राइट? यानी कि वी कैन राइट p इज इक्वल टू E अपॉन c। E क्या है? E is energy over here, P क्या है? Momentum over here, C क्या है? Velocity of light in vacuum, right? अच्छा, जब आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कैपेसिटेंस के अंदर, चैप्टर नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग E बोलते थे या फिर U भी बोलते थे, याद है? Yes. हाँ, तो वी कैन राइट मोमेंटम ऑफ EM wave is equal to U upon C. This is the derivation for momentum. Correct? Yes, sir. Very good. Okay. हमें पता है बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ में दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी अपॉन टी, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। इट मींस वी कैन राइट एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. वेरी गुड। तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा पी क्या है? यू अपॉन सी। डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो ऑलवेज मोमेंटम ना। Yes. ओके, सो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? यू अपॉन सी टी होगा। अगर मैं दोनों एंड को ए से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? एफ अपॉन ए इज इक्वल टू यू अपॉन ए सी टी। कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड। एफ अपॉन ए यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बेटा? What about area? Dense. नो, Impulse. Yeah. क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया? Yes. कुछ नहीं होता है। Yes. कुछ तो डेफिनेटली होगा ना, प्रेशर होता है। Earth's pressure. 11th में पढ़ा था ना, 11th में फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू यू अपॉन ए सी टी। तो ये तो मोमेंटम में ड्राइव करना था हमको, प्रेशर ड्राइव करना था, तो मोमेंटम होता है यू अपॉन सी एंड प्रेशर होता है यू अपॉन ए सी टी, एक्ट, यू अपॉन एक्ट। ए बोले तो एरिया, सी बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सिर्फ वेलोसिटी लाइट नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पेसिफिकली, ठीक है? एंड टी बोले तो टाइम, ठीक है? Yes. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नंबर 6, velocity of EM wave, velocity of EM wave। बेटा देखो, एक एक्सप्रेशन है c इज इक्वल टू, c बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन होता है, याद रखना है खाली आपको, इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? c बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहाँ पे कैपेसिटेंस का कोई यूज नहीं है, ठीक है? तो c बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की बार बार जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाइट की स्पीड से ही EM वेव का स्पीड होता है, ठीक है? ठीक है बेटा? एंड Yes, दिस इज द एक्सप्रेशन वैलिड फॉर फ्री स्पेस ओनली। हम सिर्फ फ्री स्पेस की बात करें, लेट अस सपोज दिस इक्वेशन 1। अच्छा, म्यू नॉट क्या है बेटा? कैन यू एक्सप्लेन म्यू नॉट क्या है? व्हाट इज म्यू नॉट? You not. व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यू नॉट? Constant. कांस्टेंट होता है। Mu म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी,
ये पूरा EMI के अंदर पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा होगा, पूरा म्यू नॉट खाली म्यू नॉट ही तो है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई D, B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 R, B इक्वल म्यू नॉट इनटू NI, ये सब सारे म्यू नॉट बहुत सारे थे, है ना। म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये बायो-सावर्ट लॉ मैंने भी पढ़ाया था, मुझे लगता है शायद आपको मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने जो एक क्लास ली थी या 2 क्लास ली थी शायद आपकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही स्टार्ट किया था, बायो-सावर्ट लॉ, आई गेस आई रिमेंबर। सो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको मेरी पढ़ाई समझ नहीं आई थी, क्या हुआ था? एंगमो, यस सर। क्या उस तब आपको समझ नहीं आया था कुछ? आया था। तो फिर आपने फिर क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्लास तो ले रही थी ना सर अभी तक। हमारे साथ कंटिन्यू नहीं किया था आपने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एनीवेज, सो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपको याद है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितना होता है? 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब याद होना चाहिए बेटा आपको, आप भूल रहे हो, दिस नॉट गुड है। ये आपको चैप्टर 4 में पढ़ना था मैग्नेटिज्म के अंदर, और ये पढ़ना था आपको चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद है आपको? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, कूलम्स लॉ में तो था। कूलम्स लॉ भूल गए आप? नो सर, नहीं बोलना चाहिए ना, सो सैड। चलो बेटा कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो कहानी है फ्री स्पेस की। जब फ्री स्पेस में हमें ईएमएफ की वेलोसिटी निकालनी होगी तो C इक्वल टू 1/√μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर फ्री स्पेस की नहीं बात की जाए, किसी मीडियम की पर्टिकुलरली बात की जाए, इन दैट केस हाउ कैन वी डू दैट फॉर एनी मीडियम? For any medium, C would be equal to 1/√epsilon into mu। नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट का मतलब होता है फ्री स्पेस। कभी भी अगर मैंने नॉट लगा दिया ना, मतलब कि फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट लगा दो, म्यू नॉट लगा दो, ये हमेशा फ्री स्पेस को डिनोट करते हैं। और अगर नॉट नहीं लगा मतलब कि वो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की बात की जा सकती है, राइट। अच्छा, किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात करेंगे तो C नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। C is always meant for a speed of light in vacuum, always meant for। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की बात करेंगे तो C नहीं, V लिखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। चलो यस, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। तो C is 1/√epsilon naught into mu naught and V equal to 1/√mu into epsilon। If you divide 1/2, if you divide 1/2, what you will get? C upon V is equal to 1/mu naught into epsilon naught under root upon 1/epsilon naught या सिंपल एप्सिलॉन into mu अंडर रूट। 1 से 1 कैंसिल, तो क्या होगा? ऊपर जाएगा एप्सिलॉन into mu और नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट into mu नॉट। ऐसा ही होगा ना बेटा? यस, ये पूरा नीचे आएगा और ये पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है। यस, तो C upon V is equal to C upon V is equal to अंडर रूट, चाहो तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है ना बेटा? क्योंकि दोनों रूट में है तो मैंने रूट एक साथ ही मर्ज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। √2 अपॉन, अगर कहीं लिखा रहे √2 अपॉन √3 तो डायरेक्टली आप √2 अपॉन 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता ही होगा, है ना? हाँ। अच्छा, याद है आपको क्लास वही चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, याद है?
और एप्सिलॉन Yes. अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, याद है? हाँ, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, याद है? हाँ Yes. हाँ, तो C अपॉन V को क्या हम लिख सकते हैं? अंडर रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर। अच्छा, C अपॉन V क्या होता है बेटा? क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, म्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन V, या N इज इक्वल टू होता है C अपॉन V, और N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Oh. पढ़ा Yes. था क्लास 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है C अपॉन V। हाँ, मतलब कि N इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। आपको बात मेरी समझ आई बच्चे या नहीं आई? Yes, sir. I. सिंपल है ना? एक बार आपको बस एक बार सरसरी निगाह से देखना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत, इससे हलवा चैप्टर कोई है नहीं। इसके अलावा और भी है, जैसे एटम है, न्यूक्लियाई है, छोटे छोटे चैप्टर है, क्योंकि वो सब केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप सब पढ़े हुए हो, उसमें कुछ नहीं, कोई जान ही नहीं है हमसे ज्यादा। मतलब कि जितना बुक में लिखा है फिजिक्स में, उससे ज्यादा तुम जानते हो। उसके अंदर नील बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, तो 10th में पढ़ा था ना, 9th में पढ़ा था ना, 11th में भी पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बस। Yes. तो एकदम हलवा चैप्टर है Yes. वो भी, और फिजिक्स के हिसाब से देखो तो ये भी बहुत हलवा चैप्टर है। ठीक है, चलो Yes. नेक्स्ट है आपका डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। सिंपल लिखना डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई वेव। देखो, डेंसिटी ऑफ ई वेव निकालना होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डेंसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड के डेंसिटी को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके डेंसिटी ऑफ ई वेव आएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, याद कर लो, दैट ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, और डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, ये सब डिराइव करने को आता नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका शॉर्ट हो सके ये। इसको याद करना पड़ेगा। हाँ, याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके Yes. ओके। अच्छा, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि E इज इक्वल टू होता है BC, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू इक्वल टू बी आरएमएस इनटू C। ठीक है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से तुम अगर बी आरएमएस निकालोगे बेटा, तो ये क्या होगा? ई आरएमएस अपॉन C हो जाएगा। इसको यहां पुट कर लो तो क्या मिलेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू ई आरएमएस का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 प्लस बी आरएमएस था, तो बी आरएमएस वाज व्हाट? ई आरएमएस का स्क्वायर अपॉन ई आरएमएस अपॉन C का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बी आरएमएस की वैल्यू क्या थी? आरएमएस अपॉन C। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं, ई स्क्वायर आरएमएस इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 प्लस ई आरएमएस का स्क्वायर अपॉन 2C म्यू नॉट। बेटा आपको ये भी पता है ना, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दैट C इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। होता नहीं होता?
अगर मैं सी स्क्वायर निकालूंगा तो सी स्क्वायर निकालूंगा तो रूट खत्म हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ से अगर म्यू नॉट निकालोगे आप तो 1 अपॉन सी इंटू एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यस इसको यहाँ पुट करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, आपकी केमिस्ट्री क्लास है क्या अभी? अभी शायद नहीं ठीक है, ई स्क्वायर अच्छा। अंडर ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 प्लस ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन 2 इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू होती है, सी स्क्वायर सॉरी म्यू नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 2 इंटू सी स्क्वायर ना, सॉरी यहाँ पे सी स्क्वायर बनना चाहिएगा, इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सी स्क्वायर ने सी स्क्वायर को मार डाला, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर एम एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 प्लस ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। बेटा देखो दोनों टर्म सेम हो गए क्या, बोलो एंगमो, हाँ। तो समथिंग अपॉन टू प्लस समथिंग अपॉन टू विल बी इक्वल टू समथिंग, यानी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1, 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 3, है ना। यानी कि दोनों का हाफ हाफ ऐड होगा तो फुल बन जाएगा, यानी कि ये होगा ई स्क्वायर आर एम एस एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आंसर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव, ये सवाल पूछा हुआ है, डिराइव द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। यस ओके नेक्स्ट पढ़ा दें, क्लास तो नहीं अभी आपकी, या छोड़ दें कल पढ़ा देंगे, सिर्फ अभी नहीं है सर, इंटेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव बच गया है। अभी पढ़ा दो सर, पढ़ा दूं, आज नहीं है सर, ठीक है ओके। फिर कल से ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। Okay, I am getting the message from Nishkar sir that there is a class in, okay, अभी क्लास है, ठीक है, I have to leave, ठीक है।